चलिए बच्चों, कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए हैं? गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, बोरिंग कॉस्ट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, 40 हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, एसओसीआई हो गया, IS 8 हो गया, कैश फ्लो भी हो गया, रेशो भी हो गया। ऐसी है। अब हमारे जो मेजर टॉपिक है वो दो रह गए हैं। कौन कौन से? एक रह गया है EPS और एक MPO रह गया। ठीक है जी। और हमारे पास पूरे 15 दिन पड़े हैं। बच्चों, अर्निंग पर शेयर भी एक रेशो है। अभी चूंकि हम रेशो पढ़ते आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर भी एक रेशो है। ये क्या है? रेशो है। और ये रेशो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया। बाकी किसी रेशो पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस रेशो के ऊपर क्या बना दिया गया है? पूरा एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। यहां तक की बात लगी। IS 33 क्लियर सबको? अच्छा, क्यों बना दिया गया स्टैंडर्ड? बच्चों याद रखना कि IFRS इसलिए बनाए गए हैं कि जब कोई कंपनी कोई काम करे तो जो बाहर बैठे लोग हैं उनको समझ आए कि कंपनी ने क्या काम किया। IFRS लोगों के लिए बनाया गया है, कंपनी के लिए नहीं बनाया गया। IFRS का ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करें। IFRS का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लोगों को समझ आ जाए कि कंपनी कर क्या रही है। तो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ना, शेयर होल्डर जो AGM के अंदर आके बैठेंगे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी करंट रेशो क्या है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी क्विक रेशो क्या है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका जनाब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है डेट इक्विटी रेशो। जैसे मतलब उनको पहली और आखिरी चीज जिस चीज की उनको जरूरत है ना, वो आके 50 से 80 की कमाया है। हमें क्या मिलना है? तो बात समझा रही कि नहीं आ रही? कि भाई हमने जो शेयर परचेज किए थे इस कंपनी के अंदर, बताओ हमने क्या कमाया पूरा साल में। उनको अपनी पड़ी है बस। तो चूंकि उनको अपनी अर्निंग से गर्ज है, बाकी किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, तो उनकी रेशियो के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। क्योंकि स्टैंडर्ड बनाए ही सारे इसलिए गए हैं ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ आए कंपनी क्या कर रही है। पॉइंट समझ आ गया? तो इन लोगों को क्विक रेशो, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, इन रेशो से, डेट इक्विटी रेशो से कोई गर्ज नहीं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ गर्ज है कि भाईजान हमने हर शेयर के अगेंस्ट कितना पैसा कमाया, अर्निंग पर शेयर। कि जो शेयर हमने बाय किया हुआ था उस शेयर के अगेंस्ट हमने क्या कमाया, बस हमें वो बताओ। ठीक हो गया? अच्छा, फर्ज करो बच्चों, अब दो, एक बंदा है Mr. A, उसने इस वक्त पेप्सी के शेयर बाय किए हुए हैं। किसके शेयर बाय किए हैं? पेप्सी के शेयर वो बाय किए हुए हैं। और वो सोच रहा है कि अगर पेप्सी ने इस साल मुझे इतना रिटर्न ना दिया तो मैं इसके शेयर बेच के कोका कोला के शेयर बाय कर लूंगा। तो शेयर बेचने का सोच रहा है। क्या चीज ऐसी होगी कि जिसकी वजह से वो शेयर बेचने से रुक जाएगा? अगर उसको नजर आए कि पेप्सी कंपनी कोका कोला से ज्यादा कमा रही है तो वो फिर कोका कोला के शेयर बाय नहीं करेगा। सीधी सी बात। इसके अलावा उसको दुनिया में कोई चीज रोक नहीं सकती शेयर बेचने से। समझ आ रही बात? अच्छा, तो फिर जब वो सोच रहा होगा तो इसका मतलब है उसको दोनों कंपनीज की रेशो आपस में कंपेयर करनी आती होनी चाहिए। नहीं बात समझ? वो दोनों कंपनीज के शेयर कंपेयर कर सकता है तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा। अगर उसको दोनों कंपनीज के शेयर कंपैरिजन करना ही नहीं आता तो वो कैसे सोचेगा कि कोका कोला ज्यादा पैसे दे रही है और पेप्सी कम पैसे दे रही है? तो जो स्टैंडर्ड है ना, इसलिए स्टैंडर्ड बनाया गया बच्चों। स्टैंडर्ड ने पेप्सी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होना है और किसके ऊपर अप्लाई होना है? कोका कोला कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होना है।
तो स्टैंडर्ड इन दोनों कंपनी को कहेगा भाईजान आपने रेशो ऐसे निकाल दी, ताकि यूजर को समझ आए कि किस कंपनी ने कितनी अर्निंग की है, वो कंपैरिजन कर सके। तो स्टैंडर्ड दोनों कंपनी के ऊपर आगे अप्लाई हो, फिर दोनों कंपनियां उस स्टैंडर्ड को सामने रख के अपनी रेशो कैलकुलेट करेंगी, ताकि यूजर आराम से क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। क्विक रेशो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, करंट रेशो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नेट प्रॉफिट रेशो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बताएगा भाईजान कि रेशो के ऊपर क्या आना है, रेशो के नीचे क्या आना है, और रेशो के ऊपर अगर ये आया, इसमें से ये निकाल दो, ये जमा कर दो। इतना डिटेल में जाके स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहा है चीजों को। अर्निंग पर शेयर वाला स्टैंडर्ड समझ आ गया कि स्टैंडर्ड बनाने का मकसद क्या है, ठीक है नी। अर्निंग पर शेयर इज अ रेशो used in the financial analysis of a set of financial statement. This ratio is however so useful and popular that the standard IS 33 had to be developed to control the method of calculation thereof. This standard sets out how to calculate the numerator. अब ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि रेशियो के ऊपर वाली फिगर कैसे आनी है और नीचे वाली फिगर कैसे आनी है। अर्निंग पर शेयर के लफ्ज से बच्चों क्या समझ आ रही है, ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगी थी, अर्निंग होगी, नीचे एक शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर होगा, ऊपर टोटल अर्निंग, ऊपर कौन सी अर्निंग होगी, कंपनी की टोटल अर्निंग, और नीचे कंपनी का टोटल शेयर, हर शेयर के ऊपर कितना कमाया। यहां तक की बात सुनेगी। अब अर्निंग से क्या मुराद है, कैपिटल। अर्निंग से क्या मुराद है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी काट दें, टैक्स काटेंगे तो जो बचेगा वो शेयर होल्डर का। नहीं समझ आ रही। तो बच्चों न्यूमिनेटर अर्निंग में क्या क्या आना है, और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर में क्या क्या आना है, ये स्टैंडर्ड सारा कुछ बताएगा। क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IS 33 इज टू सेट आउट प्रिंसिपल्स, असूल तय करने आपने, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EPS एंड प्रेजेंटेशन ऑफ EPS। ये नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया आपने, अब अगला मसला क्या है, प्रेजेंट भी करना है, ताकि यूजर को कंपैरिजन करने में क्या हो, आसानी है। ये नहीं कि फार्मूला लगा के आंसर निकाल लिया है, भाई जो फार्मूला लगा के आंसर निकाला है आपने, उसके बाद आपने क्या किया, प्रेजेंट भी करना है आपने, और ऐसे प्रेजेंट करना है कि अगले बंदे को क्या समझ आ जाए कि आपस में इसकी रेशो कितनी है, दूसरे की रेशो कितनी। इसके अलावा किसी और रेशो के बारे में प्रेजेंटेशन की बात नहीं हुई, मतलब जितनी रेशो हमने पढ़ी है, आप फाइनेंशियल में लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन ये क्या है, ये लिखनी पड़ेगी। अगर ना लिखी तो ऑडिटर आपकी रिपोर्ट को गलत रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा भाईजान तुसी रेशो नहीं लिखी तो रिपोर्ट गलत है। क्विक रेशो नहीं निकाली कोई मसला नहीं, करंट रेशो नहीं निकाली कोई मसला नहीं, डेट इक्विटी रेशो नहीं निकाली कोई मसला नहीं, EPS नहीं निकाली, ये मसला है। क्यों, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कहता है निकालो। बात समझ आ रही है, ये तो स्टैंडर्ड कहता है भाईजान ये लिखो, आपने लिखा ही नहीं, तो वो रिपोर्ट में लिख देगा कि इस बंदे ने अर्निंग पर शेयर वाली रेशो नहीं निकाली, ये IS 33 के मुताबिक रिक्वायर्ड थी, तो इसने IFRS को फॉलो नहीं किया। अल्लाह अल्लाह खैर से, अब ये जाने और शेयर होल्डर जाने, तो समझ आएगी बात। स्कोप ऑफ IS 33, अब वो कहता है ये अप्लाई कहाँ पे होनी है, सीधी सी बात है, जिस कंपनी के शेयर होंगे उसी पे अप्लाई होगी। अब ये कंपनी, ये जो स्टैंडर्ड है, गारंटी लिमिटेड कंपनी पे अप्लाई तो नहीं ना हो सकता, ये स्टैंडर्ड प्राइवेट कंपनी पे तो अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, प्राइवेट कंपनी के शेयर कौन सा मार्केट में घूम रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी के कौन सा शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी के शेयर कौन सा मार्केट में घूम रहे हैं, बात समझ लगी ना। तो किस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होगा, जो लिस्टेड कंपनी होगी जिसके शेयर मार्केट में होंगे, बात समझ लगी है। अच्छा जी बच्चों, एक और रेशो भी होती है, प्राइस अर्निंग रेशो एंड अर्निंग पर शेयर, इन दोनों को बारी बारी समझते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि फर्ज करो कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया और उसके शेयर थे 10,000, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों
कि हर बंदे ने 10 रुपए कमाए पर शेयर। क्या ये बात सबको समझ आती है? और प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब इसका मतलब क्या बचो? फर्ज करो एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 50 रुपए। इस वक्त कितने का चल रहा है? 50 रुपए का। और आपने कितना कमाया? 10 रुपए। तो 50 को डिवाइड करें 10 पे, आंसर क्या आ जाएगा? अब इसका मतलब ये है कि 5 साल लगेंगे, आप 50 रुपए कमा लेंगे। सोचो 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 सोचो। इस साल कितना कमाया? 10। अगले साल भी 10। उससे अगले साल भी 10। उससे अगले साल भी 10। उससे अगले साल भी 10। तो 5 सालों में कितने हो जाएंगे? जितनी आपकी मार्केट वैल्यू है उतना कमा लेंगे आप। और शेयर आपका उधर का उधर ही होगा। अच्छा, एक और कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू है 20। उसने भी 10 रुपए कमाए। क्या मतलब होगा इसका? ये 2 साल में अपना शेयर के वैल्यू के बराबर कमा लेगी। बात समझ लगी है? तो किस कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए, पहले वाली के दूसरे वाली के? दूसरी वाली के शेयर बाय करने चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो कम है वो बेहतर है। जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? कम है, वो बेहतर है। क्या मतलब है बेहतर का? कि भाई ये बता रहा है आपको टाइम फ्रेम। ये रेशो क्या बता रही है? कि कितने टाइम में आप मार्केट वैल्यू के बराबर पैसा कमा लेंगे। पहले वाली कंपनी कितने साल लेगी बच्चों? 5 साल। दूसरी वाली कंपनी तो 2 साल में पैसा डबल हो रहा है ना। नहीं बात सुनेगी? अब सोचो एक बंदे के पास 50 रुपए हैं। चलो, नहीं 100 रुपए है। सोच समय जवाब देना, एक बंदे के पास 100 रुपए है। उसको पहली कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए कि दूसरी कंपनी के? अगर वो पहली कंपनी के शेयर बाय करेगा तो 2 शेयर आएंगे। कितने शेयर आएंगे? 2 शेयर। और साल में वो 20 रुपए कमाएगा। साल में कितने पैसे कमाएगा? 20 रुपए, क्योंकि हर शेयर के ऊपर 10 रुपए कमाने हैं। और अगर वही बंदा ये 20 रुपए वाले शेयर बाय करेगा तो कितने शेयर कमाएगा? 5 शेयर लेगा और हर शेयर के ऊपर 10 रुपए कमाएगा। तो कितने कमा लेगा? 50। वहां से वो 20 कमा रहा है, यहाँ से कितने कमा रहा है? 50 कमा। तो वो फिर वो वाले शेयर क्यों बाय करे, तो नीचे वाले शेयर बाय करे। नहीं समझ रही? ठीक है ना? तो प्राइस अर्निंग रेशियो जितनी कम होगी उतना बेहतर है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर। आजमशोद। अच्छा, बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर आपने डिस्कस किए होंगे थोड़े से। ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। फिर प्रेफरेंस में बच्चों दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर में मजीद दो कैटेगरीज भी हो सकती हैं, कौन कौन सी? रिडीमेबल, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। कुछ कुछ बातें हमने पढ़ी हुई है, याद है आपको? बोलो तो सही। अच्छा जी, अब बच्चों जरा सुनो। नॉर्मल हालात में आप शेयर कैपिटल इशू करते हो ऑर्डिनरी। कौन सा करते हो? 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का मार्केट में बेचा, अल्लाह अल्लाह खैर से पैसा इकट्ठा किया, कारोबार शुरू किया। लेकिन आपको 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी मजीद पैसे की। आपकी कंपनी सही नहीं चल रही, लॉस में हो रहे हैं। 2 साल बाद आपको मजीद पैसों की जरूरत पड़ गई। अब आप ऑर्डिनरी शेयर इशू करने जा रहे हैं ना, लोग आपका शेयर बाय करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। आपने शेयर की कीमत गिराई, 6 रुपए पे आ गए, लोग कहते सी फेर भी नहीं लाना। अब 5 रुपए पे आगे लोग कहते सी फेर भी नहीं लाना। हम कह रहे चलो ठीक है,
ऑर्डिनरी शेयर इशू करने का फायदा कोई नहीं, ऑर्डिनरी शेयर इशू ना करो। फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आप कहते हो कि हम इनको ना लालच देते हैं। देखो आपके पास एक और जरिया भी है पैसा इकट्ठा करने का, आप क्या करो, बैंक में चले जाओ। लेकिन बैंक वाले आपसे गारंटियां बहुत मांगेंगे। वो कहेंगे भाईजान वो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके कागजात लेके आओ, वो जो आपके पास गाड़ियां खड़ी हैं उनके कागजात लेके आओ, तो सारे कागजात हमें गिरवी रखवाओ, फिर कर्जा ले जाओ। और कर्जे का रेट भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब बैंक कहेगा जी 25% मुझे इंटरेस्ट चाहिए। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कहेगा आजकल 25% रेट चल रहा है। यहाँ तक की बात सुन लगी है। अब क्या करें, 25% रेट है, सारे बैंकों में 25% रेट है, तो हम भी लगा रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं यार ये वाला पैसा जो बैंक से लेके आएंगे ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। एक तो उनको गारंटियां बहुत देनी पड़ेंगी, दूसरा ये इतना महंगा कर्जा मिलेगा, इससे तो कारोबार नहीं चल सकता। और ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, ये हमारी बात सुन नहीं रहे। कंपनी हम चला सकते हैं, कोरोना की वजह से मसले मसाइल आए थे, वरना कंपनी तो हम चला सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है मान ही नहीं रहा। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में हमसे बाई नहीं करता। हम 6 रुपए का ऑफर करें वो फिर भी नहीं लेता। फिर के दिमाग में आइडिया आता है यार प्रेफरेंस शेयर की तरफ चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर का क्या सीन है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में बेचेंगे। और लोगों को साथ एक बात बताएंगे कि भाईजान आपको डिविडेंड मिलेंगे पहले, इनको डिविडेंड बाद में मिलेंगे। और आपको गारंटी है कि आपको डिविडेंड मिलेंगे, उनकी गारंटी नहीं है। तो लोग थोड़ा सा लालच में आ रहे हैं। बात समझ लगी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, आपको गारंटी दे रहे हैं कि डिविडेंड मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा। हाँ बस एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बस ये बात याद रखो। लोग लालच में आ गए, लोगों ने पैसा दे दिया कंपनी। बात सुनेगी। साल बाद क्या हुआ, मजीद पैसों की जरूरत पड़ गई। ऑर्डिनरी शेयर तो आप इशू कर नहीं सकते, प्रेफरेंस शेयर इशू करके जितना लोगों को धोखा दे सकते तो उतना दे दिया। अब लोग हमारी इस बात में भी नहीं आ रहे। आपने फिर लालच दी, आपने कहा भाई हमारे पास 10 का शेयर है, 10 रुपए में ले लो। हाँ हम आपको ये कहते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों सूत्रों में डिविडेंड देंगे। लोग फिर लालच में आ गए। क्यों, पिछले वाले के बारे में आपने क्या कहा था, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे। लॉस हो गया, नहीं मिला। उन लोग कहते हैं पता नहीं तो कितने साल लॉस हुए, सारे तुम डिविडेंड ही ना दो। पिछले तो हम तुम्हारी बातों में आ गए थे। अब हम उनको क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको डिविडेंड मिलेगा, टेंशन ना लो। समझ लगी। तो हमने उनको इस तरह से लालच देके फंसाया। 2 साल बाद हमें मजीद पैसों की जरूरत पड़ी। अब ये वाले लोग भी हमारे काबू नहीं आ रहे। तो कहने यार तुझे तो रोज ही कम फड़ लिया। हमने उनको फिर एक और लालच दिया। ये लोगों को डिविडेंड तो मिला, ये तो खुश है, ये लोग खुश नहीं है। लेकिन ये दोनों लोग एक और तरीके से नाराज हैं। नाराज ये हैं, वो कहते हैं भाईजान हम जब मार्केट में शेयर किसी और को बेचते हैं ना, कोई लेते ही नहीं हमसे। हम इस शेयर से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई बंदा इन शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है। हम कहते हैं अच्छा, अब हम लालच दे रहे हैं एक और कि भाई 10 रुपए का शेयर आपको 10 रुपए में देंगे। और साथ आपको ये गारंटी देते हैं कि कल को जब हम मार्केट में शेयर बेचें और कोई ना बाय करे, हम बाय कर लें। यहां तक की बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी। अब बच्चों ये 3 4 तरह के मैंने शेयर डिस्कस किए हैं, बारी बारी सबको देखते हैं। ये ऑर्डिनरी शेयर करते तो सबको समझ आ गया। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर था ना, जो 10 का दिया और कहा कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो, इसको हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या कहते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो शेयर देंगे, प्रॉफिट लॉस हो गया तो शेयर, सॉरी डिविडेंड नहीं देंगे। अच्छा अब नीचे वाले, इनको क्या कहा था, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका डिविडेंड इकट्ठा होता जा रहा है, इनका डिविडेंड क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। लॉस वाला भी और प्रॉफिट वाला भी दो इकट्ठे हो गए। ये बात लगी।
जिस साल प्रॉफिट हुआ सबको डिविडेंड दिया, जिस साल लॉस हुआ किसी को डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन एक लोगों का डिविडेंड साइड पे कर दिया। किन लोगों का? क्यूमुलेटिव वालों का। ठीक हो गया। और जब अगला साल प्रॉफिट होगा तो उसको 2 सालों का डिविडेंड देंगे। लॉस वाले साल का भी पेंडिंग था उसका, लेकिन ऊपर वाले थे उनको सिर्फ 1 साल का डिविडेंड देंगे, क्योंकि उनका 1 साल का ही बनता है, 2 सालों का नहीं बनता। समझ लगी? अच्छा, नीचे वाले उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, ये डिविडेंड भी ले रहे हैं, और कल को जब शेयर बेचना होगा तो इनको टेंशन भी कोई नहीं होगी, ये आगे कंपनी को शेयर बेच देंगे। ऊपर वाले लोग कंपनी को शेयर नहीं बेच सकते। तो नीचे वाले शेयर वो है रिडीमेबल शेयर कैपिटल, इसको क्या कहेंगे? रिडीमेबल। और ये इररिडीमेबल, मतलब ये कंपनी को वापस नहीं हो सकती। तरीका वारदात समझ आ गया? अब कंपनी बैंकों से पैसे लेने जाएगी, बॉस को बेवकूफ बनाना आसान है। कंपनी लोगों से पैसा ले लेगी, लोगों ने कोई गारंटियां भी नहीं मांगनी हमसे, पैसा हमें चाहिए, पैसा हम ले रहे हैं। हाँ, बैंक 25% मांगते थे, हम इनको 25% नहीं दे रहे, 20% दे रहे हैं या 15% दे रहे हैं, फिर भी बैंकों से सस्ते ही है, हर लिहाज से सस्ते हैं। बैंक गारंटियां भी मांग रहा है, 25% रेट भी मांग रहा है, ये गारंटियां भी नहीं मांग रही और सस्ता भी पड़ रहा है। बस इनको हमने गारंटी देनी है कि कल को अगर तुम्हारे शेयर मार्केट में सेल ना हो, हमें आके बेच देना। समझ आ गई बात है? अब बोलो तो सही। अब बच्चों, ये जो ऊपर वाले 2 शेयर हैं, ये चूंकि कभी हमने वापस नहीं लेने, तो ये इक्विटी है। ये शेयर हमने कभी वापस नहीं लेने, तो लेने तो हमने ऑर्डिनरी शेयर भी वापस नहीं लेने होते। क्या लेने होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर भी हमने वापस नहीं लेने, बाय डिफॉल्ट असूली तौर पे वापस नहीं लेने, तभी तो ये इक्विटी है। जो पैसे हम वापस ले लें, जो शेयर हम वापस लेकर लोगों को पैसा दे दें, वो आपके सर पे कर्जा है। सोचो 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 सोचो, कर्जा किसको कहते हैं? कि पैसे आज ले लिए और 5 साल बाद वापस करने हैं, तो वो तो कर्जा है, वो इक्विटी थोड़ी है। तो वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है, वो हकीकत में लाइबिलिटी है, वो हकीकत में लोन है। नाम से लग रहा है कि जैसे शेयर है, लेकिन हकीकत में वो क्या है? लोन है। नहीं समझ? कौन से शेयर इक्विटी है और कौन से शेयर लाइबिलिटी है? वो शेयर जो वापस करने हैं वो लाइबिलिटी है, और जो वापस नहीं करने वो इक्विटी। इक्विटी होती वो है जिसकी किसी को वापसी ना करनी हो, अगर तो किसी को वापसी करनी है वो तो कर्जा है। समझ आई बात? किसी को पैसे वापस करने हैं तो वो सर पे तलवार लटकती रहेगी, यार फलां साल में जाके मैंने पैसे वापस करने। तो ये ऐसे ही जैसे आपने बैंक से कर्जा लिया हो, वो चीज कर्जा नहीं है जो वापस नहीं करनी। तो इक्विटी उस कर्जे को कहते हैं जो वापस नहीं करना। ये पैसा भी लोगों का है, लेकिन वापस कोई नहीं करना, सिर्फ एक सूरत में वापस करेंगे जब कल को कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। कंपनी चलाई, 100 साल कंपनी चली, 100 साल के बाद ऑपरेशन बंद हो गए, सारे एसेट बेचे, सारे कर्जे उतारे, जो बच गया वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिर्फ उस सूरत में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, बस भाई। उसके अलावा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपनी से 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकते। assumption। अब पढ़ो जरा बच्चों। As suggested already, some preference share are recognized as liabilities rather as equity, and their dividends are recognized as finance charge instead of dividend। क्या ये बात में लगी? कौन से शेयर ऐसे हैं जो लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जब वो लाइबिलिटी है, तो बच्चों उसके ऊपर जो डिविडेंड देंगे वो इंटरेस्ट है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड देंगे वो क्या है? इंटरेस्ट है। अब आई कैप का पेपर में IS 23 बोरिंग कॉस्ट याद आ रहा है कुछ कुछ? उसके अंदर अगर आई का भी सवाल उठा दे कि भाई आपने एक स्पेसिफिक शेयर इशू किए थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, और इतने परसेंट लोगों को जुबान दी थी हमने 10% आपको डिविडेंड देंगे, बताओ इसका क्या करें? अब मैंने आपको पढ़ाया होगा अगर आपको याद हो कि डिविडेंड इज नॉट एन ए बोरिंग कॉस्ट, याद है? डिविडेंड इज नॉट ए बोरिंग कॉस्ट। इस सिनेरियो में
जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके माल इकट्ठा किया आपने, उसके ऊपर जो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है वो क्या है? वो इंटरेस्ट है। तो वो क्या बन जाएगा? वो बोरिंग कॉस्ट बन जाएगा। वो कैपिटलाइज हो सकता है एसेट की कॉस्ट। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए इरिडीमेबल, उसके ऊपर भी डिविडेंड दे रहे हैं, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। लेकिन जो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, जिसको इशू करते वक्त आप गारंटी दे रहे हैं भाई 5 साल बाद आगे मुझे शेयर भेज देना, मैं इधर ही, उसके ऊपर आपने डिविडेंड दे रहे हैं, वो क्या है? वो अगर आपने उस पैसे को इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाई है, तो बच्चों वो डिविडेंड बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट याद रखना। कभी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। ये बात बड़े अरसे से आई के एग्जामिनर के दिमाग में है। बस वो चेक कर रहा है कि बच्चे का लेवल ये होता है कि नहीं होता। जिस दिन उसको फील हुआ ना कि बच्चे इस लेवल पे पहुंच गए, उनको ये बात समझ आ गई है, वो उठा के पेपर में डाल देंगे। इन्होंने बोरिंग कॉस्ट भी पड़ी हुई है, इनको प्रेफरेंस शेयर का भी पता लग गया, और उनको पता लग गया है कि कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी के ऊपर जब आप डिविडेंड देंगे, वो क्या बन जाएंगे? वो बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी। वो जब बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी तो स्पेसिफिक बोरिंग हुई तो एसेट की कॉस्ट में जाएगी। समझ आ गई? In these instances, even if the dividend has not yet been declared as at the end of the reporting period, the dividend will be recognized as a finance charge on the accrual basis, just like interest expense on loan. कहता है फर्ज करो आपको अगर आपने डिविडेंड नहीं भी दिया तब भी वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे आप एंट्री करते हो, चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो। समझ आई है? चाहे आपने डिविडेंड दिए हैं चाहे नहीं दिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस जरूर रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही है जैसे बैंक को इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा, चाहे पेमेंट नहीं की। तो समझ लगी बच्चों? अच्छा, अर्निंग पर शेयर दो तरह की होती है, कौन कौन सी? बेसिक और डाइल्यूटेड। फिलहाल आज और कल हमने किस पे फोकस करना है? बेसिक अर्निंग पर शेयर पे फोकस करना है। और बेसिक अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या है बच्चों? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। डिटेल्ड फार्मूला। नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। ये पूरा डिटेल्ड फार्मूला। प्रॉफिट आया तो पॉजिटिव, लॉस आया तो नेगेटिव। समझ आ गई? अगला पॉइंट, दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग ऑर्डिनरी डिविडेंड इफ एनी। अगर बच्चों आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है 1 लाख रुपया, कितना कमाया है? इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर कहीं पे फाइनेंस चार्ज माइनस हो चुका है। क्या हो चुका है? फाइनेंस चार्ज माइनस हो चुका है। वो जो फाइनेंस चार्ज माइनस हो चुका है ना बच्चों, उसमें एक लोन के ऊपर आने वाला इंटरेस्ट है जो माइनस हो चुका है, और एक डिविडेंड है जो माइनस हो चुका है। तो कौन सा डिविडेंड है जो माइनस हो चुका है? हाँ जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उस फाइनेंस चार्ज में माइनस हो चुका है। इसका मतलब इस 1 लाख में वो वाला डिविडेंड माइनस हो चुका है। कौन सा डिविडेंड माइनस नहीं हुआ? एक इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, और एक ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। ये बात याद है। डिविडेंड 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का डिविडेंड, और इररिडीमेबल का डिविडेंड, और रिडीमेबल का डिविडेंड। कौन सा हमेशा माइनस हो चुका होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमेशा इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स से बहुत ऊपर माइनस हो चुका है। कौन सा नहीं हुआ? इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ, और ऑर्डिनरी का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ। वो कहता है आपने जो ऊपर इस फॉर्मूले में ऊपर जो नेट प्रॉफिट लेना है, वो ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस होने से पहले वाला लेना है। मतलब 1 लाख रुपए लेना है।
इस 1 लाख में से ऑर्डिनरी वाला माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए। कौन से वाला? रिडीमेबल वाला माइनस होना चाहिए, जो ऊपर ऑलरेडी हुआ पड़ा है। कौन सा माइनस नहीं होना चाहिए? ऑर्डिनरी शेयर वाला माइनस नहीं होना चाहिए। और इन द इवेंट दैट द एंटी रिपोर्टेड लॉस इंस्टेड ऑफ ए प्रॉफिट, द अर्निंग पर शेयर विल बी सिंपली बी रिपोर्टेड एज ए लॉस पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉस पर शेयर। द रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम डिविडेंड पर शेयर। एक और भी फार्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, उसका क्या फार्मूला है? डी डिविडेंड कितने बांटे आपने, और नीचे क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर। ये डिविडेंड पर शेयर का फार्मूला। अच्छा जी, अब बच्चों ऊपर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऊपर कौन सा डिविडेंड माइनस हो चुका है? ये हमेशा माइनस हो चुका है, ये बात आपने याद रखी। क्या गलती से दोबारा आप इसमें से वो माइनस करेंगे? दोबारा माइनस नहीं करना आपने, ये बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हमेशा माइनस हो चुका है। कौन सा डिविडेंड? रिडीमेबल का डिविडेंड हमेशा माइनस हो चुका है, ये बात याद रखनी है। जब भी आईकैप आपको प्रॉफिट देगा, एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या? कि रिडीमेबल का डिविडेंड माइनस हो चुका है। आईकैप जानबूझ के बताएगा कि रिडीमेबल का डिविडेंड इतना है, ताकि आप क्या करेंगे, और आपने क्या कर देना है? नहीं करना। तो जब कर देता तो फिर रगड़ेगे। नहीं समझ आई? ठीक है। अच्छा, एक डिविडेंड अभी माइनस होना बाकी है, कौन सा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस होना बाकी है, क्योंकि वो ऊपर माइनस नहीं हुआ। ये नहीं माइनस करना, ये वाला कर देना। समझ आ गया? अब जरा देखो फार्मूला, देखो बच्चों, बेसिक अर्निंग। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सिर्फ न्यूमरेटर की। सिर्फ किसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं? न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे। न्यूमरेटर में बच्चों क्या आना है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। फर्ज करो 1 लाख रुपया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटेड टू इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर तो प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आ जाएगी आप, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, 90,000। समझ आ गई थी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, उसमें से क्या माइनस कर देना है? कौन से डिविडेंड? एक तो ऑलरेडी माइनस हुए पड़े हैं, उनको नहीं माइनस करना। कौन से माइनस हुए पड़े हैं? रिडीमेबल वाले ऑलरेडी माइनस हुए पड़े हैं। आपने जो माइनस करने हैं, कौन से वाले करने हैं? इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड माइनस करना। तो आपकी वो अर्निंग आ जाएंगी, जो अब किसको जानी है? ये अर्निंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जानी है। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर। समझ आ गई? इस 90,000 में से 2 लोगों को डिविडेंड दे के उनका मुंह बंद कर दिया गया। किन किन लोगों को पैसे दे दिए गए हैं? रिडीमेबल वालों को भी पैसे दे दिए गए हैं, और इनरिडीमेबल वालों को भी पैसे दे दिए हैं। अब ये खालिस्तान किन लोगों के पैसे हैं? सिर्फ ऑर्डिनरी वालों के पैसे। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर। समझ आ गई बात? तो बोलो तो सही। अब अगला पॉइंट, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा माइनस होंगे? नो, हमेशा माइनस। प्रेफरेंस डिविडेंड जब, अगर तो रिडीमेबल है ना, फिर तो माइनस होंगे हमेशा, क्योंकि वो माइनस हो चुके हैं। आपको अलग से करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी हुए पड़े। जो इनरिडीमेबल है ना, तो वो माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है कि जनाब वो डिक्लेयर हुए थे कि नहीं हुए। बात लगी है? अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, फिर तो माइनस करेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी बन गई। लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए तो माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर करेंगे तो लाइबिलिटी बनेगी। इनरिडीमेबल वाले लोग इक्विटियां का लाइबिलिटी है, इनरिडीमेबल वाले लोग इक्विटियां का लाइबिलिटी है। इक्विटी, तो बच्चों ये इक्विटी से लाइबिलिटी उसी वक्त बनेगी जब चीफ एग्जेक्टिव अपना मुंह खोलेगा। अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो लाइबिलिटी नहीं बनी। नहीं समझ आए?
जब वो अपना मुंह खोलेगा तभी तो एंट्री पास होगी, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो डिविडेंड डेबिट नहीं होने, पेएबल क्रेडिट नहीं होने। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है अनाउंसमेंट हुई है कि नहीं हुई। Deciding whether or not to deduct the preference dividend depend on whether the shares are cumulative or non-cumulative। अब क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्यूमुलेटिव है तो हमेशा माइनस करेंगे, भला क्यों? क्योंकि उनको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या करेंगे? प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस हुआ तो नहीं समझे, नहीं समझे। द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी हेल्पफुल व्हेन डीलिंग विद इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। In respect of non-cumulative preference share, deduct only the preference share that are declared, that are किस सूरत में? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव से क्या मुराद? इन लोगों को क्या कहा था हमने? प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस हुआ तो डिक्लेयर का फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करते वक्त देखना पड़ेगा। अगर डिक्लेयर नहीं किया, सीधी सी बात है, इतने पैसे नहीं थे, नहीं डिक्लेयर किए, तो वो हमसे उम्मीद लगा के ना बैठे, क्योंकि उनको शेयर इशू करते वक्त हमने कहा था। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा जी, और अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो डिडक्ट द टोटल रिकॉर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पीरियड वेदर और नॉट दोज डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। क्या मतलब है? जब शेयर इशू करते वक्त उनसे वादा किया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो फिर वो अनाउंसमेंट का वेट करेंगे कि यार पता तो करो अनाउंस किया कि नहीं किया। कोई वेट नहीं करेंगे वो। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। उनसे वादा किया ना कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए आपको डिविडेंड मिलेगा, तो क्या वो हमारी अनाउंसमेंट का वेट करेंगे? वो हमारी अनाउंसमेंट का वेट नहीं करेंगे। कौन लोग हमारी अनाउंसमेंट का वेट करेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव वाले हमारी अनाउंसमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि उनको हमने कहा था कि भाई कभी हो सकता है दे दें, कभी हो सकता है ना भी दें, तो वो वेट करेंगे। लेकिन क्यूमुलेटिव वाले वेट है, क्योंकि उनके साथ बात ही ये तय हुई थी कि भाई जो मर्जी हो आपको डिविडेंड मिलना, हर साल मिलना है। आगे समझ। It should be borne in mind that where the preference share are classified as liability, in case of redeemable preference share, their dividend would be treated as finance cost, in which case this dividend would have already been deducted in the calculation of net profit for the period। ये बात से लगी? वो कहता है वो ऑलरेडी माइनस हुए पड़े हैं, दोबारा गलती से माइनस ना कर देना। These must obviously not be deducted again while calculating earning attributable to ordinary shareholder। कहता ऑब्वियसली आपने दोबारा माइनस नहीं करने, ये ऑब्वियस सिचुएशन है, क्योंकि वो पहले ही माइनस हो चुके। Note, it is always assumed before the calculation of EPS that all accounting entries should have been correctly made and recorded in the financial statement unless there is any indication। तो कह रहे जब आपको प्रॉफिट दिया जाए और खामोशी रखी जाए, इसका मतलब प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, कोई फटा नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि रिडीमेबल का डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट लिखी होगी तो ही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है। फाइनेंस कॉस्ट के बगैर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फाइनेंस कॉस्ट लिखी होगी। अगर साइलेंट है तो इसका मतलब है फाइनेंस कॉस्ट सही सही निकाली होगी उसने। जब फाइनेंस कॉस्ट सही से निकाली होगी तो प्रॉफिट बिल्कुल सही सही आया। अगर प्रॉफिट गलत होगा तो मुंह से बता देगा ना गलत है, तो फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। तो जब वो सवाल उसका साइलेंट है तो मतलब क्या होगा? प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट ठीक होने का मतलब ही क्या है कि रिडीमेबल का डिविडेंड ऑलरेडी क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। When there are only ordinary shares, अगर तो सिर्फ बच्चों ऑर्डिनरी शेयर है फिर तो मसला ही कोई नहीं। ये सारे स्यापे क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब दो तीन तरह के शेयर कैपिटल होंगे? अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ही एक तरह का है फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एग्जांपल करो। क्या एग्जांपल नंबर 1 आपसे होती है? स्पीड मारो जरा, शाबाश। पढ़ो 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 पढ़ो।
हाँ भाई, तो सीधा सीधा आंसर समझ आ गया। कोई नहीं, ऑर्डिनरी शेयर है, प्रॉफिट अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अब अगला सवाल आ गया कि जब ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये डिविडेंड कौन से ये शेयर कौन से वाले हैं, क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। बच्चों ये सवाल पढ़ो यहाँ से और मुझे सोच समझ के जवाब देना। हाँ भाई, ये कौन से प्रेफरेंस शेयर है। क्या ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, कैसे पता लगा। ये नॉन रिडीमेबल है, क्या मतलब है, क्या ये इक्विटी है कि लायबिलिटी है। ये इक्विटी है, इनके डिविडेंड ऑलरेडी माइनस नहीं हुए, अब करने पड़ेंगे। ये प्रॉफिट है, इससे ऊपर कुछ माइनस हुआ होगा क्या, रिडीमेबल वाला डिविडेंड माइनस हुए होंगे, लेकिन ये तो वो नहीं है, ये इक्विटी है। 10% लेंगे दो का, ऐसी है। एक शेयर कितना है, 2 रुपए का, और कितने शेयर है, 10, कितने हो गए, 20,000, उसका लेंगे 10%। सादा अल्फाज में हमने उनसे 20,000 उठाया, कितना पैसा लोगों से उठाया, 20,000। कितने शेयर इशू किए, एक कितने का था, तो कितना पैसा मार्केट से उठाया हमने, 20,000 जिन लोगों से उठाया उनको वादा क्या किया कि हम आपको 10% देंगे, तो 20,000 का 10% कितना देंगे, 2,000 हमारा इंटरेस्ट है। यहाँ तक की बात लगी, वो हमारा डिविडेंड है, तो वो इसमें ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा है, क्या करना है। तो जो पहले माइनस हुआ होता है वो कौन सा होता है? तो ये तो वो, तो इसके अंदर अभी माइनस करना बाकी है, वो हम माइनस करेंगे। तो 1 लाख में से बच्चों 2,000 माइनस करेंगे, 98,000। और 98,000 को बच्चों क्या करेंगे, 10,000 पे ऑर्डिनरी शेयर पे डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों अर्निंग पर शेयर क्या आ जाएगी, 9.8%। अब बच्चों ये 4 सवाल आ रहे हैं नीचे नन्हे मुन्ने से, ये सारों कर, सारी स्टोरी सेम है। 4 सवाल है, अलग अलग करने हैं आपने कि अगर प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव हो और नॉन रिडीमेबल हो तो क्या करेंगे।
अब ये पहले वाले में क्या करेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल, मतलब ये इक्विटी है, डिविडेंड क्या किया, माइनस करेगा कि नहीं करेगा, कर देंगे। दूसरे वाले में नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल, तो ये भी इक्विटी है, डिविडेंड इज ये माइनस सी, क्यूमुलेटिव एंड रिडीमेबल एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, माइनस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, समझ आई, बोलो सही, सी क्यूमुलेटिव एंड रिडीमेबल एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ जी, इन दोनों सूत्रों में याद रखना डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हुए पड़े हैं, चाहे डिक्लेयर करें चाहे ना करें, क्यों, रिडीमेबल की बात नहीं है, किसकी बात है, क्यूमुलेटिव की, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिक्लेयर करें या ना करें, उनको पैसे देने देने हैं, ये बात बोलो। अच्छा, ये बात अपनी याद रखनी है बच्चों, बाय डिफॉल्ट रिडीमेबल शेयर कैपिटल हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं, रिडीमेबल शेयर कैपिटल हमेशा क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं। बैंक ने जिसने कर्जा दिया है, क्या आप उसको कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो ये लोन वाले भाई साहब हैं, इनको इससे कोई लेना देना है, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जो रिडीमेबल वाले लोग होते हैं उनके शेयर हमेशा क्या होते हैं, वो आपकी अनाउंसमेंट पे डिपेंड नहीं करते, बात याद रहेगी। चलो आज इतना ही काफी।